दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 8वां इकाई, जिसका नाम है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ जानकारियां हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अपउपचय अर्थात रेडॉक्स बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित क्या लिखना है, अनुमापन लिखना है। वैसे अनुमापन क्या होता है, ये आपका लैब में इसको जो है कराया जाता है, टाइट्रेशन बोलते हैं इसको। और टाइट्रेशन मतलब होता है 2 विलयन रहता है और उनमें से 1 विलयन की सांद्रता हमको क्या होता है, ज्ञात रहता है, जिसे हम मानक विलयन कहते हैं। और 1 विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका अज्ञात विलयन कहलाता है। तो जो ज्ञात विलयन जो होता है, उस ज्ञात विलयन की सांद्रता या ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता क्या करना, ज्ञात करना, ये आपका क्या कहलाता है, आपका अनुमापन कहलाता है, अनुमापन कहते हैं। तो आप अनुमापन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं भाई, कोई भी ज्ञात विलयन की सांद्रता से अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना ही आपका क्या होता है, अनुमापन होता है। और ये लैब में क्या किया जाता है, आपका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, लैब में आप जाते हैं ना, तो 1 विलयन जिसको आप बनाते हैं उसकी सांद्रता कितना है ये आपको पता रहता है, और दूसरा विलयन जो कितना में बना है इसकी सांद्रता आपको ज्ञात नहीं रहता है। तो इस तरीक़ा से ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का क्या करना, मापन करना, या सांद्रता का मापन करना ही क्या कहलाता है, आपका अनुमापन कहलाता है, अनुमापन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का मापन क्या कहलाता है, हमारा अनुमापन कहलाता है, अनुमापन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से अनुमापन हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये लैब में है, इसमें क्या होता है, 1 विलयन की सांद्रता आपको क्या रहता है, ज्ञात रहता है। तो ज्ञात सांद्रता वाले जो भी विलयन होता है, उस विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, वही आपका अनुमापन कहलाता है। यहाँ पर ज्ञात सांद्रता वाले विलयन जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात होता है, उसे मानक विलयन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मानक विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें क्या हो, ज्ञात हो, वो क्या कहलाता है, आपका मानक विलयन कहलाता है, मानक विलयन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप मानक विलयन भी बता सकते हैं। और इसकी सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का क्या करते हैं, हम लोग जो है अनुमापन करते हैं। तो इसमें अनुमापन के लिए 2 विलयन की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। 1 विलयन जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात है और दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात ना हो, ये दोनों लेकर के क्या की जाती है, अनुमापन की जाती है। इसमें बहुत सारे सूचक का भी क्या की जाती है भाई, उपयोग की जाती है। सूचक क्या होती है हमारे, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन से किसी प्रक्रिया के होने का, किसी अभिक्रिया के होने का क्या देता है, सूचना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर क्या होता है, सूचक होता है जो रंग परिवर्तन होने से अम्ल और क्षार का क्या करता है, आपका सूचना देता है। तो लिटमस पेपर क्या है भाई, हमारा एक सूचक है, क्योंकि जैसे हम उसको क्या करते हैं, किसी पदार्थ में मिलाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल वाला नीला हो जाता है, या तो नीला वाला लाल हो जाता है। इस वजह से वो क्या करता है, आपका रंग परिवर्तन हो करके किसी भी प्रक्रिया का होने का, किसी अभिक्रिया के होने का क्या करता है, सूचना देता है। तो ऐसे पदार्थ क्या होता है, हमारे सूचक कहलाते हैं। और लैब में जो है हम लोग जो सूचक के तौर पर लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये सब है ना, फिनॉप्थिल हो गया, ये हम लोग सब क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। और ये भी क्या किया जाता है, आपका उपयोग में लाया जाता है। और आप जब टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का भी क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे H2SO4 होता है, इसका भी क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित कुछ अनुमापन। और अनुमापन क्या होता है भाई, तो अनुमापन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का क्या किया जाता है, अनुमापन किया जाता है, या मापन किया जाता है, वही अनुमापन कहलाता है। यहाँ पर अनुमापन के लिए जो भी प्रयुक्त हमारे जो क्या होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं, उस पदार्थों में पहला पदार्थ यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम
पर मैग्नेट का हमको क्या करना है, अनुमापन करना है। तो इसका अनुमापन करना है तो किसके द्वारा अनुमापन करेंगे, तो एक अन्य विलयन जिसकी आपको सांद्रता क्या रहता है, ज्ञात रहता है, उनकी सहायता से पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या किया जाता है, अम्लीय माध्यम में क्या किया जाता है, अनुमापन किया जाता है। और इसमें इनका जो अनुमापन है वो, इसका अनुमापन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, या तो हम लोग लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है C2H2O4 2H2O, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसका प्रयोग करते हैं। नहीं तो हम लोग जो है फेरस सल्फेट, यहाँ पर होता है अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पर कितना होता है हमारा C6H2O, इसको हम लोग मोहर साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोहर सॉल्ट कहा जाता है। इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये दोनों की सांद्रता आपको क्या रहता है, ज्ञात रहता है, और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। तो उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया होता है वो तो आप लैब में करते हैं भाई, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ लैब में ऑक्जेलिक अम्ल का या मुहर लवण का हम क्या करते हैं, मानक विलयन बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो नॉर्मलता में बनाए, चाहे उसको मोललता में बनाए। बनाने के पश्चात इसका विलयन बनाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। ऊपर वाला क्या होता है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। तो ये हम लोग ऊपर किसका बनाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या बनाते हैं हम लोग, विलयन बनाते हैं, जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात रहता है। और मोहर साल्ट का हम लोग क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो जिसकी सांद्रता ज्ञात रहता है। और इन दोनों की सहायता से हम किसका करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का अनुमापन करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो लैब में क्या होता है हमारा, ब्यूरेट और पीपेट होता है, ठीक है। उसका आपने उसकी सहायता से इसका क्या किया जाता है, अनुमापन किया जाता है। जैसे आपने ब्यूरेट देखा होगा भाई, है ना। ब्यूरेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ब्यूरेट एंड पीपेट लिख सकते हैं, एंड पीपेट, ठीक है, पीपेट ये आपने देखा होगा। और इसके लिए आप क्या किए होंगे, इस उपकरण का उपयोग किए होंगे, पीपेट और क्या होता है हमारा ब्यूरेट, ये देखे होंगे, जिसमें क्या किया जाता है, आपका अनुमापन के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है एक ब्यूरेट है और एक क्या है हमारा पीपेट है, जो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ये आपका दिया गया है, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। आपने लैब में इस प्रकार से किया होगा भाई। ये हमारा क्या होता है, पीपेट होता है, जो आपका 10 ml है ना, 20 ml का या 25 ml का होता है। और ये इस प्रकार की कांच के क्या होता है, आपका ब्यूरेट होता है, जिसके नीचे इस प्रकार से क्या लगा होता है, आपका विलयन को निकालने के लिए क्या होता है, आपका इस प्रकार टॉप लगा होता है। तो ये आपने देखा होगा, यहीं पर आपने करके भी देखा होगा। तो वो लोग लैब के करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो पोटेशियम जो पर मैग्नेट होता है उसको कौन सा माध्यम में हम लोग, अम्लीय माध्यम में क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, KMnO4 प्लस क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। ये हमारा क्रिया करता है, क्रिया करके क्या बनाता, ये हमारा क्रिया करके बनाता है, वो प्लस होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस को निकालते हैं तो यहाँ पर K2SO4 बनता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम +1 चार्ज शो करता है और सल्फेट -2 चार्ज, संयोजकता अलग अलग होता है। फिर हमारा क्या होता है, हमारा MnSO4 ये हो जाता है, MnSO4 प्लस माइनस निकल गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, H2O बाहर निकलता है। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब बैलेंस करना है भाई, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मिटा दो, अब तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, मिटा दिए। अब बैलेंस करना है, कौन कितना समय है, कैसा है। तो इस तरफ देखो हमारा सल्फेट 2 है, इधर हमारा कितना दिख रहा है, बहुत कम। पोटेशियम फिलहाल कितना करते हैं हम लोग, 2 करते हैं। तो 2 पोटेशियम होता है तो 2 मैग्नीज करना पड़ता है, मैग्नीज हो जाता है, सल्फेट 3 हो जाता है, मतलब यहाँ पर 3 करते हैं। ये हमारा कितना हो गया, हमारा 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, 3 हो गया। अब हम लोग बैलेंस करने के लिए इधर करते हैं, तो ये 3 दूनी 6 हो जाता है। इसमें सब बैलेंस है, पोटेशियम 2 है, मैग्नीज 2 है, सल्फर हमारा इधर की 3 है, उधर भी 3 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 दूनी 6 है। इसमें ऑक्सीजन थोड़ा ऑक्सीजन गड़बड़ है, देखो ये 4 दूनी कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गया, और ये 4 तिया 12, मतलब टोटल कितना हो गया, इधर 20 ऑक्सीजन है। इधर देखेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और ये यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 12 हो गया, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, मतलब टोटल 15 है। इधर 20 है और इधर 15 है, मतलब 5 की कमी है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 5 नवजात ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाता है, आपका मुक्त हो जाता है। और फिर ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है वही किसके साथ क्रिया करता है, उसमें मिलाए गए ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। तो हम पहले इसमें किसको ले लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C2H2
और ये कितना हो जाता है आपका O4। साथ में वो जो नवजात ऑक्सीजन निकला है वो नवजात ऑक्सीजन आता है, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो यहाँ से एक जो है कार्बन डाई ऑक्साइड निकलता है और H2O निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके H2O प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। चूँकि कार्बन यहाँ पर 2 है तो इसको 2 ले लिया जाता है, हाइड्रोजन तो ठीक ठाक है, 2 2 4 5 हो जाता है, और इस तरीक़ा से हमारा क्या हो जाता है, समीकरण तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें तो इधर देखो नवजात ऑक्सीजन कितना है हमारा, 5 है, और वही नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर आ रहा है। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए पूरा समीकरण को हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। तो उस स्थिति में 5 से बैलेंस करते हैं तो ये 5 5 क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है, बट काटते नहीं है भाई, ठीक। बाकी जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो इधर क्या बचा है हमारा, 2KMnO4 ये हो गया। फिर हमारा क्या दिया है, 3H2SO4 ये ऊपर वाला हो गया। अब इस साइड वाला को पूरा लिखेंगे तो ये 5 कितना दिया है, 5 दिया है हमारा, ये निकल गया आपका 3H2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5C2H2 और ये कितना हो जाता है O4। इस साइड वाला हो गया। अब इस साइड की बात करें हम लोग तो क्या होता है हमारा, K2SO4 हो जाता है, साथ में क्या हो जाता है आपका 2MnSO4 और साथ में कितना हो जाता है, ये हो गया आपका 3 और 5 3 कितना हो जाता है हमारा, 8 हो गया। तो 8 क्या हो जाता है, H2O प्लस 5 दूनी 10 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से आप जब क्या करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से जब क्या करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट का अनुमापन करते हैं, तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, समीकरण क्या होता है आपका प्राप्त होता है। और ये जो समीकरण होता है, इसी समीकरण के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या कर सकते हैं, अनुमापन कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या बनता है, समीकरण बनता है। इसी प्रकार आप मोहर सॉल्ट के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसी टाइप का भी क्रिया कर सकते हैं। किसके साथ भाई, मोहर सॉल्ट के साथ जो आप करते हैं। वैसे तो ये लैब का है, मोहर सॉल्ट के साथ करेंगे तो फिर से क्या लेते हैं हम लोग, K2 ये हम लोग लेते हैं आपका KMnO4 लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, इक्वल टू यहाँ से फिर पहले जैसा करेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा, साथ में क्या बनेगा हमारा MnSO4 बनता है, साथ में क्या बनता है आपका H2O बनता है, और यही 5 ऑक्सीजन पुनः क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबको बैलेंस कर सकते हैं भाई। इधर K2 है तो 2 करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं, यहाँ पर 3 करते हैं, पहले जैसा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फेरस जो हमारा सल्फेट है, साथ में हमारा क्या होता है, हमारा जो फेरस सल्फेट होता है, यहाँ पर Fe की बात करें, इसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। तो ये Fe क्या होता है हमारा, SO4 होता है, और साथ में हमारा क्या होता है, इसको फेरिक में चेंज करना रहता है। यहाँ पर फेरस से फेरिक बनाते हैं तो H2SO4 लिया जाता है, और ये नवजात ऑक्सीजन लिया जाता है। तो यहाँ से फेरस से क्या बनता है आपका, फेरिक बनता है। तो ये Fe2SO क्या हो जाता है आपका, 4 हो जाता है, और ये 3 होता है। उस स्थिति में यहाँ पर H2O क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ पर Fe2 है, मतलब 2 ले लेते हैं तो टोटल बैलेंस हो जाता है। ओवरऑल हम लोग जब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाता है, पूरा समीकरण को 3 से क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, 5 से गुणा करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल हो जाता है। बाकी जितना होता है उसको लिख दो। इधर कितना है हमारा, 2KMnO4 बचा है। उसके बाद देखो 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाता है हमारा, 8 H2SO4। बट पहले हम लोग किसको लिख देते हैं, फेरस सल्फेट, कितना 5 आपका फेरस सल्फेट बचा है। क्यों, क्योंकि ये जो तीर का इस साइड रहता है उसको पहले लिखते हैं भाई। तो ये 5H2 5 ये हो जाता है आपको 5FeSO4। 5 क्यों आया, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे। तो इस साइड में अब क्या बचा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो टोटल कितना हो गया, 8 जो है H2SO4 बच जाता है। और यहाँ पर क्या बचा है आपका, एक तो ये बचा है 5 बचा है, और Fe2SO4 और ये 3 है। साथ में क्या होता है हमारा, ये K2SO4, साथ में क्या होता है हमारा, ये आपका हो जाता है 2MnSO4, साथ में 5 और 5 और एक कितना हो जाता है आपका 6 H2O।
और भी ज़्यादा होगा, 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 है, तो 6 और कितना हो जाता है, 6 5 11, ठीक है, 6 5 कितना हो जाता है आपका 11 H2O प्राप्त हो जाता है। तो और साथ में कुछ नहीं बचा है, इसमें क्या होता है, फाइनली हम जो है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में भी परिवर्तित करने के लिए इस प्रकार के यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो ये सब लैब के है रहने को, ठीक है, बट यहाँ पर आए हैं तो हम कर सकते हैं। सेम हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करते हैं, बस ठीक है, उतना ठीक है भाई। इतना में आपका क्या होता है, अनुमापन क्या होता है आपका समाप्त होता है। चलिए अब हम किसको देखते हैं, अपउपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड प्रक्रम, ठीक है। यहाँ पर एक दिया है आपका विद्युत रासायनिक सेल, वह युक्ति होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, आपका अपउपचय अभिक्रिया या इलेक्ट्रोड जो प्रक्रम होता है उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है आपका, कोई भी जो हमारा क्या होता है, जो रेडॉक्स जो अभिक्रिया होता है, कौन सा अभिक्रिया हमारा, रेडॉक्स जो क्या होता है हमारा अभिक्रिया होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है इसको 2 भागों में क्या करते हैं हम लोग, जो है बांट के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। या इसके 2 भाग होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। और अर्ध जो सेल होता है वैसे वैसे 2 हमारे क्या होते हैं, अर्ध सेल होते हैं। और अर्ध सेल जो होता है उनसे ही क्या किया जाता है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसको हम आगे क्या करने वाले हैं। मेन आपका जो टॉपिक है वो विद्युत रासायनिक जो क्या होता है, सेल होता है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। यही मेन हमारा टॉपिक है भाई। तो हम चलते हैं किस पर, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, ये हमको देखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई, तो एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वो बोल सकते हैं वह रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होता है, वह रासायनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो पहले तो आप परिभाषा क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। अब ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसकी खोज कौन किया है, हमारा एक हमारा साइंटिस्ट है गैल्वेनी ने इसका खोज किया है। अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनी सेल। इसको डेनियल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको डेनियल सेल भी कहा जाता है। साथ में साथ इसको वोल्टी सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसको वोल्टी सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये कई नाम हैं इसका। एक गैल्वेनी सेल क्योंकि खोजकर्ता के ऊपर निर्भर करता है, एक हमारा डेलियनी सेल है ना, एक हमारा वोल्टी सेल होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, हमारा वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में करता है, हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और ये जो सेल होता है वो टॉर्च हो गया, घड़ी हो गया, है ना, जैसे उदाहरण में देखेंगे तो टॉर्च हो गया, घड़ी हो गया, ये सब में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया सामान्य परिचय किसका, विद्युत रासायनिक सेल का। अब ये जो सेल होता है इसकी संरचना किस प्रकार से होता है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से क्या होती है, पाई जाती है, किस प्रकार से क्या होती है, आपकी बनती है। तो एक विद्युत रासायनिक जो सेल होती है वो सेल जो है हमारे 2 अर्ध सेलों से क्या होती है, मिल करके
बनी होती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार से क्या की जाती है, उसको बांट के पढ़ी जाती है, जिसे अर्ध सेल कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक जो क्या होती है, जो सेल होती है, अगर हम उसकी संरचना की बात करें तो इसमें क्या होती है, दो अर्ध सेल आपस में क्या होती है, मिल करके विद्युत रासायनिक सेल का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसमें हमारे एक लेफ्ट साइड होती है और एक क्या होती है, राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड में एक अर्ध सेल अलग होती है और हमारा जो है राइट साइड में एक अर्ध सेल अलग होती है। तो इसमें क्या होती है, यहाँ आपके बुक में लेफ्ट साइड और राइट साइड दिया गया है। तो लेफ्ट साइड जो होती है, मतलब हमारा जो क्या होती है, दाएं साइड होती है, उसमें क्या होती है, एक हमारी क्या होती है, पात्र होती है, और उस पात्र में है ना जिंक सल्फेट का क्या होती है, हमारी सॉल्यूशन क्या होती है, आपकी डूबी होती है। ठीक है, तो हमारी इसमें दो पात्र होती है। तो हमारा जो क्या होती है, लेफ्ट साइड वाला जो क्या होती है, हमारी जो पात्र होती है, इस पात्र में अगर हम बात करें तो इस पात्र में क्या होती है, आपका 1 मोल बोल सकते हैं, 1 मोल बोला जा सकता है। तो आपका जो बाएं वाला जो पात्र होता है, इस पात्र में आपका जो है 1 मोल बोल सकते हैं, या जिंक सल्फेट का जो क्या होती है, आपकी एक्वा सॉल्यूशन क्या होती है, इसमें भरी होती है। कौन सा हमारा, जिंक सल्फेट की जो क्या होती है, हमारी एक्वा सॉल्यूशन इसमें क्या होती है, आपकी भरी होती है, और जिसमें एक हमारा जिंक की क्या होती है, क्षार डूबी रहती है। तो हमारा जो क्या होती है, जो बायां वाला जो क्या होती है, हमारा जो पात्र होती है इस सेल को बनाने में, तो उस सेल में क्या होती है, जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन डूबी रहती है, मतलब जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन होती है, जिसमें क्या होती है, आपकी जिंक की छड़ क्या होती है, डूबी रहती है। इसी प्रकार अगर हम बाएं तरफ बात करें तो बाएं तरफ क्या होती है, आपका ये जो बाएं तरफ होती है, इसमें भी एक पात्र होती है। इस पात्र में क्या होती है, आपकी कॉपर सल्फेट क्या होती है, सॉल्यूशन होती है, और इसमें कॉपर की एक क्या होती है, आपकी छड़ डूबी होती है। इस तरीक़ा से क्या होती है, दोनों पात्र में क्या होती है, आपका अलग अलग छड़ और अलग अलग सॉल्यूशन होती है। हमारा जो बाएं वाला जो साइड है, उसमें क्या होती है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन रहती है, और उसमें जिंक की छड़ क्या होती है, उसमें डूबी होती है। बाएं हमारा जो क्या होती है, जो पात्र होती है, उसमें कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन रहती है, और उसमें क्या डूबी रहती है, हमारी कॉपर की जो छड़ है वो डूबी रहती है। और ये दोनों क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, और ये एक्वा जलीय अवस्था में होती है। ये भी कौन सा अवस्था में होती है, जलीय अवस्था में। अब दोनों इलेक्ट्रोड को एक परिपथ से क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है, एक तार से क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है, और बीच में क्या कर दी जाती है, कुछ मीटर बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर, जिससे हमको क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन की गति का जो है पता चल सके, क्या कर दी जाती है, बीच में लगा दी जाती है। क्योंकि इतना में हमारा सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होती है, इस वजह से इन दोनों के बीच क्या कर दी जाती है, एक लवण सेतु क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। इन दोनों के बीच में क्या लगा दी जाती है भाई, लवण सेतु मतलब ये यू आकार की नली होती है, तो ये लवण सेतु क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, ये हमारी क्या होती है कि इस प्रकार से एक लवण सेतु होती है, ये क्या कर दी जाती है, दोनों हमारे सेलों के बीच में क्या कर दी जाती है, लगा दी जाती है। जैसे ही लवण सेतु क्या की जाती है, लगाई जाती है, ये हमारा कौन सा होती है, साल्ट ब्रिज। ये क्या होती है, हमारी साल्ट ब्रिज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज लगा दी जाती है। जैसे ही साल्ट ब्रिज लगती है, दोनों की क्या हो जाती है, आपको परिपथ पूर्ण हो जाती है। और जैसे ही परिपथ पूर्ण होती है, यहाँ पर क्या होती है, ये हमारा जो जिंक की छड़ होती है, ये जिंक की छड़ क्या करती है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, डोनेट कर देती है, और 2+ चार्ज बनाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2+ चार्ज बनाती है। और ये जो हमारा जिंक आयन होती है, ये जिंक आयन किस में चली जाती है, यहाँ से विलयन में चली जाती है ना। जैसे ही परिपथ कंप्लीट होता है, वैसे ही क्या करती है, हमारा ये जो Zn होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, आपकी डोनेट कर देती है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और 2+ चार्ज बनाती है। और ये जो 2+ चार्ज होती है, वो किस में चली जाती है, विलयन में चली जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन किस में छूट जाती है, हमारी ये जो जिंक की छड़ है उसमें छूट जाती है। और इसके वजह से जो जिंक की जो छड़ होती है, ये आपका कौन सा चार्ज को शो करती है, कौन सी स्थिति को करती है, ये माइनस स्थिति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसको आपको देखेंगे। तो जैसे ही परिपथ क्या होती है, हमारी कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के पश्चात क्या करती है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है। और डोनेट करके ये जो जिंक आयन होती है, वो किस में चली जाती है, हमारी विलयन में चली जाती है। और इलेक्ट्रॉन को किस में छोड़ देती है, ये हमारा जो क्या होती है, जो इलेक्ट्रोड होती है, मतलब जो छड़ होती है, उसमें छोड़ जाती है। जिसके वजह से छड़ कौन सा चार्ज हो जाती है भाई, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। तो इसके वजह से हमारा जो
जिंक की छड़ होती है वो माइनस चार्ज है, अर्थात ऋणात्मक स्थिति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। चूंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये वाला जो भाग होती है वो एनोड को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, एनोड को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होती है वो परिपथ से होता हुआ किधर जाती है भाई, आगे की ओर जाती है, और ये आगे की ओर कहाँ पर चली जाती है, दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर जाती है। यहाँ पर क्या प्रक्रिया होती है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नीचे जो क्या होती है, कॉपर सल्फेट होती है, वो कॉपर सल्फेट हमारे 2+ चार्ज और SO4 2- चार्ज में टूट जाती है। और ये जो हमारा कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन होती है, ये कॉपर आयन विलयन से किस में चली जाती है भाई, आपका ये छड़ में चली जाती है, जिसके वजह से जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है, आपकी धनात्मक हो जाती है, और विलयन कैसे हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। और इस तरीक़ा से इधर से जा रही जो इलेक्ट्रॉन होती है, इस इलेक्ट्रॉन को, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है कॉपर के पास, इस कॉपर के द्वारा क्या कर ली जाती है, वो ग्रहण कर ली जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर ली जाती है, कॉपर ये 2+ चार्ज के रूप में है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसको क्या कर लेती है, ये एक्सेप्ट कर लेती है, और ये कॉपर सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो पहले इसमें क्या था, ये एक्वा सॉल्यूशन था, सॉलिड में बदल गया, ये सॉलिड था, किस में चला गया, हमारा एक्वा सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। और इस तरीक़ा से आपकी क्या होती है, प्रक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पर क्या होती है, आपकी रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। इसमें 2 और ये 2 अगल बगल है, कट जाती है, तो यहाँ पर फाइनली क्या होती है, जिंक ये सॉलिड हो गया, प्लस ये क्या होती है, Cu, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, एक्वा ये हो गया, इक्वल टू इस तरफ क्या बचा है हमारा, Zn2+, ये एक्वा में चला गया। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से क्या होती है आपकी, ये जो है आपका प्लस, ये हमारा क्या हो जाती है, कॉपर सॉलिड हो जाती है। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ऑक्सीडेशन जो होती है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है। तो ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इधर आके +2 हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण। तो वही चीज़ ऊपर में लिखे हैं। यहाँ पर पहले कितना था, 2+ था, इधर आके 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, अपचयन हो रहा है। और दोनों प्रक्रिया क्या होता है, अलग अलग अर्ध सेल में पाया जाता है और एक साथ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आया भी है या पूछ सकता है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो आप बोल सकते हैं वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसे गैल्वेनी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज कौन किया है, गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसे डेलियनी सेल भी कहते हैं, वोल्टी सेल भी कहा जाता है। और इस प्रकार का सेल टॉर्च, घड़ी इत्यादि में क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की सेल की संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा 2 अर्ध सेल होता है, जिसमें आपका अगर हम जो है बायां तरफ बात करें, लेफ्ट साइड बात करें, तो इसमें क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें आपका जिंक सल्फेट का विलयन रहता है, जिसमें जिंक की छड़ क्या होता है, डूबा रहता है। अगर हम दाएं की बात करें, राइट साइड की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पात्र होता है, और इस पात्र में क्या होता है, आपका कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, और इसमें कॉपर की छड़ क्या होता है, डूबा रहता है। अब जिंक की छड़ और कॉपर के जो छड़ होता है, इन दोनों को एक परिपथ से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। परिपथ मतलब क्या होता है भाई, हमारा एक प्रकार से तार बोल सकते हैं। परिपथ से क्या कर देते हैं, परिपथ से जोड़ देते हैं, और बीच में हम लोग एक क्या करते हैं, आपका चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर या मीटर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब इतना में क्या होता है, हमारा सर्किट केवल इतना में ही जा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, दोनों के बीच में लवण सेतु लगा देते हैं। जैसे ही लवण सेतु लगाते हैं, आपका लगभग परिपथ देखो यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है और ये आ रहा है वापस, ठीक है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, ये हमारा जो जिंक होता है, ये जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका डोनेट करता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट किया, और कौन सा चार्ज बनाता है, 2+ चार्ज का क्या करता है, आपका निर्माण करता है ना। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, जिंक क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 2+ चार्ज बनाता है। ये जो 2+ चार्ज है वो किस में चला जाता है, हमारा ये 2+ चार्ज के रूप में, हमारा जो Zn है वो किस में चला जाता है, हमारा वो विलयन में क्या हो जाता है, आपका चला
जाता है और इलेक्ट्रॉन किस में छोड़ देता है, छड़ में छोड़ देता है। इस वजह से हमारा ये जो छड़ होता है वो कैसा आवेश का होता है, ऋण आवेश का होता है। चूंकि हमारा ये क्या कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, आपका एनोड कहलाता है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो आगे परिपथ से होता हुआ किसके पास जाता है, हमारा इधर कॉपर के छड़ के पास जाता है, जिसमें क्या होता है आपका ये कॉपर हमारा सल्फेट का क्या होता है, हमारा सोल्यूशन में डूबा रहता है। तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर सल्फेट होता है वो कॉपर 2+ और सल्फेट क्या होता है 2- चार्ज में टूटता है। और ये जो कॉपर 2+ है वो मिलियन से कि हमारा जो बिलियन से कहाँ चला जाता है, हमारा वो छड़ में चला जाता है, जिससे क्षण हमारा क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और इधर से आता हुआ इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कॉपर छड़ में 2+ के रूप में रहता है, तो ये हमारा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये फिर कॉपर सॉलिड में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। इस तरीका से हमारा बनता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। दोनों अभिक्रिया को फाइनल मिला देते हैं तो फाइनली ये अभिक्रिया क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीका से विद्युत रासायनिक जो क्या होता है, जो सेल होता है उसका परिभाषा चित्र क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। एक चीज़ और, चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, हमारा कैथोड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वहाँ पर कैथोड, और यहाँ पर जो क्या होता है, जो हमारा ये जो छड़ है वो किसके जैसा, प्लस के जैसा व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, हमारा विलयन से छड़ में जा रहा है और कॉपर का चार्ज कैसा है, प्लस है, इसलिए प्लस, और ये माइनस को शो करता है। तो इस तरीका से क्या किया जा सकता है, विद्युत रासायनिक सेल को समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं लवण सेतु। किसकी बात करते हैं हम लोग, लवण सेतु। ये तो बाएं दाएं की बात हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लवण सेतु क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। लवण सेतु क्या होता है भाई, तो लवण सेतु इस प्रकार से एक यू आकार का क्या होता है, हमारा कांच की क्या होता है, हमारा नली होता है। इस नली में क्या कर दिया जाता है, अगर अगर का विलयन, अगर अगर का विलयन होता है, या जिलेटिन भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, अगर अगर का विलयन, अगर अगर का विलयन भरते हैं। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, इसका पोटेशियम नाइट्रेट, या आप ले सकते हैं सोडियम नाइट्रेट। आप क्या ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट। अगर अगर का विलयन तो लेना ही है, और बदले में आप पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, या तो पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट को अगर अगर विलयन के साथ क्या करते हैं, भर कर, है ना, उसके साथ मिलाकर बनाई गई जो जेली होता है, उस जेली को यहाँ पर क्या कर देते हैं, कांच की यू आकार की नली में क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जो कि ठंडा होने पर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इस तरीका से तैयार किया गया जो हमारा यू आकार का नली होता है, वो नली ही क्या कहलाता है, आपका लवण सेतु कहलाता है। ये अलग से क्वेश्चन भी कर देता है भाई कि लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु एक कांच का क्या होता है, इस प्रकार से एक नली होता है, जिसके अंदर अगर अगर विलयन और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट से मिलाकर बनाया गया जो क्या होता है, जो जेली है वो भर दिया जाता है, जो कठोर होने के पश्चात जम जाता है। तो इस तरीका से तैयार किया हुआ जो भी कांच का जो छड़ होता है, कांच का यू आकार का नली होता है, वो क्या कहलाता है, आपका लवण सेतु कहलाता है। और ये जो लवण सेतु होता है वो आपका क्या करता है, आपका इन दोनों, पहले बात तो दोनों अर्ध सेलों के जो परिपथ होता है उनको पूरा करने में काम आता है। साथ ही साथ इसकी विद्युत उदासीनता को क्या रखता है, बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है मतलब इधर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो इधर ये क्या कर देता है, इसको डोनेट कर देता है लवण सेतु। इधर कमी रहता है तो इसको शो कर देता है, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, या जो भी जरूरत रहता है। तो ये विद्युत उदासीनता को क्या रखता है, बनाए रखता है। तो इस तरीका से विद्युत रासायनिक जो क्या है हमारा सेल है उसको समझाया जा सकता है, में बताया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है भाई, रासायनिक समीकरण दिया गया है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो लिखना ही है और छापना है, रासायनिक कभी क्रिया। तो ये हमारा रासायनिक क्या दिया है, समीकरण दिया है। ठीक है, ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो थ्योरी अपने मन से लिखेंगे आप। ठीक है, रासायनिक समीकरण ये लिखना है, चित्र ये बनाना है, ये आकार को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो इसी में पता चल जाता है। तो आपको बोलना पड़ेगा। फिर विद्युत रासायनिक सेल को बनाने के लिए हम इसको दो भागों में बांट के क्या करते हैं, देखते हैं। या दो अर्ध सेलों से बनता है, एक हमारा लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। फिर सब चीज़ जो बोला हूँ बोलना पड़ेगा। और जैसे ही क्या होता है, हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है
है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है बहुत सारा ऊर्जा क्या होता है आपका मुक्त होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से एक बार आप फिर से और देख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है भाई, तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसको गैल्वेनी सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल भी कहा जाता है। ये जो सेल होता है, अगर उदाहरण की बात करें तो टॉर्च, घड़ी, इस सब में ये सेल क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस सेल की अगर हम संरचना की बात करें तो इस सेल में दो हमारे क्या होते हैं, हमारे भाग होते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। अगर हम दायां भाग की बात करें और बायां भाग की बात करें तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा एक अर्ध सेल रहता है जिसमें क्या होता है आपका जिंक सल्फेट का क्या होता है, सॉल्यूशन रहता है, जिसमें जिंक की छड़ क्या होता है आपका डूबा होता है। अगर हम बाएं साइड की जो है राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक विलयन होता है कॉपर सल्फेट, जिसमें क्या होता है आपका कॉपर की छड़ डूबा रहता है। अब जो है जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ को एक परिपथ से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दोनों के बीच में परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं। जैसे ही लवण सेतु लगता है, जिंक क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, 2+ चार्ज बनाता है। ये जो 2+ चार्ज वाला जिंक होता है वो विलयन में क्या करता है, जिंक की छड़ को छोड़ करके किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है, जिससे विलयन क्या हो जाता है, हमारा धन आवेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि जिंक की छड़ में छूट जाता है, इसलिए जो हमारा जिंक की छड़ होता है वो कैसा हो जाता है, आपका ऋण आवेशित हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए किसके जैसा बिहेव करता है, एनोड के जैसा बिहेव करता है। अब यहाँ से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है आगे परिपथ से होता हुआ किसके पास जाता है, कॉपर की छड़ के पास जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर की जो छड़ होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, डूबा रहता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन दो भागों में टूटता है, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- चार्ज। अब ये जो कॉपर 2+ होता है वो विलयन से किस में चला जाता है, कॉपर की छड़ में चला जाता है, जिससे कॉपर की जो छड़ होता है वो कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और विलयन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चूंकि धन रहता है इसलिए जिंक की तरफ से आ रही जो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब एक कैथोड के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है, जैसा कि दिख रहा है। जैसे ही वो ग्रहण करता है अब क्या हो जाता है, पूरा प्रक्रिया क्या हो जाती है, आपका पूर्ण हो जाता है। और फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित होता है, जिसको फाइनल समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इस तरीका से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और लवण सेतु ये उकार का नली होता है जिसमें अगर विलयन साथ में पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट भर करके बनाई गई, या पोटेशियम के साथ बनाई गई जो जेली होता है, गर्म जेली, वो भर दिया जाता है, जो ठंडा होने के पश्चात क्या हो जाता है, आपका कठोर हो जाता है। तो इस तरीके से प्राप्त जो भी कांच की नली होता है वो क्या कहलाता है, आपका लवण सेतु कहलाता है। और ये जो लवण सेतु होता है दोनों अर्ध सेलों के बीच परिपथ को पूर्ण करता है, साथ ही साथ दोनों की विद्युत उदासीनता को क्या रखता है, बनाए रखता है। तो इस तरीके से ये विद्युत रासायनिक जो सेल है उसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। और ये चित्र और रासायनिक समीकरण लिखना आवश्यक होता है। बस इसमें इतना ही है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटी छोटी पॉइंट और भी यहाँ पर दिया गया है, और वो दिया है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी जो पढ़े हैं अर्ध सेल, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर जिंक सल्फेट लेते हैं और इस जिंक सल्फेट के विलयन में हम क्या करते हैं, जिंक की छड़ क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। तो जिंक की छड़ क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका त्यागता है और क्या बनाता है, हमारा जिंक 2+ बनाता है। अब ये जो जिंक 2+ होता है वो छड़ को छोड़ करके किस में चला जाता है, छड़ को छोड़ करके ये किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। और छड़ में किसको छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो छड़ में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है, मतलब छड़ कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। और हमारा धन आयन किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। तो विलयन कैसा हो जाता है, आपका धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार धातु की जो छड़ होता है, अर्थात जिंक की जो छड़ होता है वो, और साथ में क्या होता है जो विलयन होता है वो, उन दोनों में क्या हो जाता है, विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक माइनस और एक क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न जो भी विभवांतर होता है उस विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी धातु की छड़ को उसके अपने ही आयन के विलयन, अपने ही आयन मतलब जैसे जिंक को देख रहे हो, जिंक सल्फेट के विलयन में क्या कर रहा है, डुबा रहे हैं, तो उसका अपने ही आयन है। तो किसी धातु की छड़ को उसके अपने ही आयन के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके
धन आयन के रूप में किस में चला जाता है, विलयन में जाने की प्रवृत्ति होता है, जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, विलयन धन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है जिंक की छड़ में या जो भी धातु की छड़ होता है उसमें छूट जाता है, जिसके वजह से छड़ क्या होता है हमारा आपका ऋण आवेश युक्त होता है। इस प्रकार से विलयन और जो हमारा धातु की छड़ होता है उन दोनों के बीच क्या हो जाता है, विभव में अंतर आ जाता है, एक धन और एक ऋण हो जाता है। यही विभवांतर ही आपका क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और एक क्या होता है हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो 2 प्रकार का हमारा क्या होता है आपका अपचयन विभव, इसका आपका इलेक्ट्रोड विभव होता है। एक होता है हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा आपका क्या होता है आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो 2 प्रकार का हमारा यहाँ पर क्या होता है आपका विभव होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और क्या होता है हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कब होगा भाई, तो जब हम क्या करते हैं धातु की छड़ को यदि हम क्या करते हैं उसके अपने ही आयन के विलयन में क्या करते हैं डुबा देते हैं, और धातु की छड़ यदि क्या करता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका दे देता है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव करते हैं। और हम बात करें अगर किसी धातु की छड़ को उसके अपने ही आयन के विलयन में क्या करते हैं डुबाते हैं, तो डुबाने के पश्चात यदि वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करता है, उस स्थिति में क्या कहलाता है वो आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो इस तरीका से इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और परिभाषा वैसे बहुत ही सरल है, यदि किसी धातु की छड़ को उसके अपने ही आयन के विलयन में क्या करें डुबाएं और धातु की छड़ क्या करे इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और यही यहाँ पर क्या किया गया है बताया गया है, और कुछ नहीं है भाई। तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहेंगे तो इसको बोल सकते हैं, जैसे हम उदाहरण में देखें तो जिंक की छड़ को हम अगर किस में डुबाते हैं हम लोग भाई, हम जिंक सल्फेट के विलयन में क्या कर देते हैं डुबा देते हैं। उस स्थिति में जिंक क्या करता है आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट करता है, और डोनेट करके ये जिंक जो +2 चार्ज होता है, ये जिंक +2 चार्ज किस में चला जाता है हमारा विलयन में क्या करा जाता है चला जाता है, जिससे विलयन कैसा हो जाता है धनात्मक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ जाता है छड़ में छोड़ जाता है। तो इस स्थिति में ये छड़ कैसा होता है हमारा ऋणात्मक। तो इस तरीक़ा से देख रहे हैं विलयन में प्लस चार्ज है और छड़ में जो है माइनस चार्ज है। तो विलयन और किसके मध्य छड़ के बीच क्या है विभव में अंतर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका जो है इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर छड़ क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अर्थात यहाँ पर ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करता है। सेम अगर हम बात करें किसका जो है कॉपर का, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम क्या डुबा देते हैं कॉपर की छड़ क्या कर देते हैं डुबा देते हैं। तो कॉपर के छड़ जैसे ही डुबाते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बजाय विलयन का जो क्या होता है 2+ चार्ज होता है वो किस में चला जाता है छड़ में चला जाता है, मतलब छड़ क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। उस स्थिति में क्या होता है यहाँ पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है बता सकते हैं। यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब हमको क्या करना है मानक इलेक्ट्रोड विभव देखना है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव एकदम सरल है। यहाँ पर हम जितना चीज़ बोले हैं ना इलेक्ट्रोड विभव में उसको हम लोग क्या करते हैं परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं आपका 298 केल्विन ताप, 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब, 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी धातु की छड़ को उसके अपने ही आयन के विलयन में डुबाने पर, उसके अपने ही आयन के विलयन में डुबाने पर, अपने ही आयन के विलयन में डुबाने पर धातु और या धातु की छड़ बोल सकते हैं, डुबाने पर धातु की छड़, डुबाने पर धातु
कीचड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 298 केल्विन ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई भी धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ को अगर हम क्या करते हैं, उसके अपने ही आयन के विलयन में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो धातु की जो छड़ होता है उस पर, और ये हमारा क्या होता है, विलयन होता है, उस पर जो भी विभव में अंतर आता है वही हमारा क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो एक ननस्ट इक्वेशन होता है, उससे ज्ञात किया जाता है। बट ननस्ट इक्वेशन के बारे में हम 12th क्लास में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीक़ा से मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में बस अंतर ये है कि इसमें हम लोग मानक मान रहे हैं, 298 केल्विन ताप बोल रहे हैं, 1 वायुमंडलीय दाब बोल रहे हैं, है ना, 1 मोल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। धातु की छड़ को उसके अपने ही आयन के 1 मोल बोल सकते हैं। कितना मोल? 1 मोल विलयन में डुबाने पर धातु की जो छड़ है वो और विलयन है वो, इन दोनों के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है वही विभवांतर आपका क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इस तरीक़े से मानक इलेक्ट्रोड विभव को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड किसको बनाएंगे, कैसा होगा, तो उसके लिए हम लोग एक क्या पढ़ते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमको देखना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको हमको क्या करना है, जानना है, क्या है, कैसा है, इसी को हमको जानेंगे। तो इसमें आपका क्या होता है, आपका ये चित्र से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, हमारा चित्र दिया गया है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से प्लेटिनेटेड प्लेटिनम प्लेट होता है। यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, आपका प्लेटिनम का एक क्या होता है, आपका प्लेट होता है। और ये जो प्लेट होता है, आगे जो है आपका एक प्लेटिनम की जो क्या होता है, जो तार होता है, इस तार से क्या रहता है, ऊपर जो है परिपथ से क्या होता है आपका, या एक अन्य प्लेटिनम की तार से क्या होता है, जुड़ा रहता है। और ये जो हमारा क्या होता है, जो प्लेटिनम की जो क्या होती है, हमारी जो प्लेट होता है, वो हमारा 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल हाइड्रोजन आयन वाले, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले विलयन में क्या रहता है, डूबा रहता है। और इसको फिर इस प्लेटिनम के वायर को एक क्या किया जाता है, आपका कांच का ऐसे जैकेट होता है, उस जैकेट से क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से ढक दिया जाता है। फिर प्योर जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन को 180 m दाब पर क्या किया जाता है, इस प्लेटिनम वायर के ऊपर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जैसे इस पर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, H2 का कुछ हिस्सा प्लेटिनम के इस पट्टी द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने से यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका जो H2 होता है उसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है। उसके पश्चात 2 हाइड्रोजन इसके द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, वो किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। चूँकि विलयन में क्या होता है, हमारा H+ आयन पाया जाता है, तो उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से दोनों के मध्य साम्यावस्था क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया होता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, प्लेटिनम के द्वारा जब अवशोषित किया जाता है, तो ये 2H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है। अब कुछ है हाइड्रोजन जो है अवशोषित नहीं हो पाता, वो किस में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। तो विलयन में पहले से क्या रहता है, प्लस चार्ज वाला होता है हाइड्रोजन, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और ये H2 में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये हो जाता है 2H+, और प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका एक्सेप्ट करता है, H2O हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, इसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साथ में हमारा क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, अर्थात दोनों के मध्य क्या हो जाता है, साम्यावस्था क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये हमारा H2 = क्या बन रहा है, हमारा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, लेकिन ये दोनों जुड़ करके फिर से H2 बना रहा है।
मतलब दोनों के मध्य क्या हो जाता है आपका साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। और उस स्थिति में इसका जो वोल्ट होता है वो वोल्ट कितना होता है आपका 0 V वोल्ट को प्रदर्शित करता है। और चूंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है इसलिए यहाँ पर साम्यावस्था पाया जाता है और इसका वोल्ट कितना होता है हमारा 0.0 वोल्ट होता है। और इस तरीक़ा से तैयार किया हुआ जो भी हमारा क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसकी सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों का क्या किया जाता है आपका मापन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है 0 होता है। और जब इसको अन्य इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर दिया जाता है इस प्रकार से जब जोड़ दिया जाता है तो जो भी विभव मिलता है वो आपका क्या होता है जिसके साथ जुड़ा हुआ जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसका विभव इस तरीक़े से ज्ञात कर लिया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखो यही दिखा है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में एक प्लेटिनम का तार होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम जिसे प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं ये चढ़ा रहता है। यह प्लेटिनम की तार एक कांच की जो नली होता है उस पर बंद रहता है। इसके किनारे पर प्लेटिनम की एक पट्टी लगी होती है जैसा चित्र में दिया गया है। अब जो तार होता है उसको 1 मोल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले जली विलयन में क्या करते हैं डुबा देते हैं और कांच की नली के ऊपरी सिरे से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं वो क्या कर दिया जाता है हमारा प्लेटिनम की तार द्वारा क्या कर लिया जाता है ले लिया जाता है और उसमें फिर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलता है। और इस स्थिति में दे रहे दोनों की तरह व्यवहार करता है। जब एनोड की तरह व्यवहार करता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है इस प्रकार से क्या होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है और वहाँ से जब क्या हो जाता है विलयन में चला जाता है तो फिर वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। उस स्थिति में क्या हो जाता है अपचयित हो जाता है। तो इसको आप क्या करेंगे अपने भाषा में लिखेंगे भाई। आप क्या लिखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको कैसे बनाया जाता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक प्लेटिनम का इस प्रकार से क्या लेते हैं प्लेट लेते हैं। प्लेटिनम का क्या लेते हैं भाई हम एक इस प्रकार से प्लेट ले लेते हैं। ये जो प्लेटिनम का प्लेट होता है इसका बाहरी माध्यम से एक प्लेटिनम की तार द्वारा क्या होता है आपका जुड़ा होता है। अब ये जो प्लेटिनम का प्लेट और प्लेटिनम की जो वायर होता है उसको हम क्या करते हैं इस प्रकार से कांच का एक क्या होता है जैकेट होता है उससे क्या करते हैं ढक देते हैं। ढक देने के पश्चात है ना इसको हम क्या करते हैं एक मोल सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन आयन वाला होता है उसके साथ क्या करते हैं डुबा देते हैं। फिर एक वायुमंडलीय दाब पर 298 केल्विन ताप पर इस प्लेटिनम की वायर पर क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। तो उनमें से कुछ हाइड्रोजन गैस क्या कर लिया जाता है यहाँ पर प्लेटिनम के वायर द्वारा क्या हो जाता है ग्रहण कर लिया जाता है जिसके वजह से हाइड्रोजन टूट करके हाइड्रोजन प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो हाइड्रोजन क्या होता है जो है अवशोषित नहीं हो पाता वो विलयन में चला जाता है। विलयन में पहले से क्या रहता है H+ रहता है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है ग्रहण कर लिया जाता है जिससे पुनः H2O प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोनों के मध्य क्या हो जाता है साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से बनाया गया प्राप्त जो भी हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है वही आपका क्या कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है जिसमें वोल्ट क्या होता है आपका 0 होता है। यही आपका क्या होता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है। ऐसे आपको क्या करना है बताना है समझाना है ठीक है। तो अपने भाषा में लिखेंगे भाई इसमें एक प्लेटिनम की क्या होती है प्लेट होती है जिसमें जो प्लेटिनम वायर से क्या होती है बाह्य परिपथ के संपर्क में रहती है। इसको 1 मोल सॉल्यूशन में क्या कर दी जाती है 1 मोल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले जो भी हमारे क्या होती है सॉल्यूशन में क्या कर दी जाती है डुबा दी जाती है। फिर इस प्लेटिनम की वायर को एक कांच की इस प्रकार की जो छड़ होती है कांच की जो क्या होती है जैकेट होती है उससे क्या कर दी जाती है ढक दी जाती है। फिर इस पर 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 atm दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस क्या की जाती है प्लेटिनम वायर पर प्रवाहित की जाती है जिसमें से कुछ हाइड्रोजन प्लेटिनम के द्वारा क्या कर ली जाती है अवशोषित कर ली जाती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या करती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीकरण के जैसा व्यवहार करती है। अब जो है कुछ हमारा हाइड्रोजन जो है वो प्लेटिनम द्वारा अवशोषित नहीं की जाती वो हमारा हाइड्रोजन किस में चली जाती है विलयन में चली जाती है। क्योंकि विलयन में पहले से हमारा क्या होती है H+ आयन रहती है उनके द्वारा क्या कर ली जाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली जाती है। और इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो दोनों के मध्य क्या हो जाती है आपकी साम्यावस्था H2 प्लस हमारा 2H+ आयन और यहाँ पर क्या हो जाती है हमारी इधर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाती है 2H+।
इस प्रकार से क्या हो जाती है, आपको समीकरण क्या हो जाती है, आपको प्राप्त हो जाती है और दोनों के मध्य क्या हो जाती है भाई, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस तरीक़ा से ज्ञात या बनाई गई जो भी इलेक्ट्रोड विभव होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का होती है, जिसका वोल्ट कितनी होती है आपकी 0.00 वोल्ट होती है, यही आपकी क्या कहलाती है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। बस इतना ही करना है, ये चित्र बनाना है और आपका थ्योरी क्या करना है, लिखना है और ये दो समीकरण को लिखना है। जहाँ पर एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका अपचयन। तो ये आप बना सकते हैं, बता सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है भाई। ठीक, आगे है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, किसे कहते हैं, इससे पहले एक और आता है हमारा, वो होता है हमारा विद्युत बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है हमारा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है ये हम देखेंगे। विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का मतलब होता है विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होता है, विद्युत रासायनिक जो सेल होता है, उनमें 2 इलेक्ट्रोड रहता है, ये 2 इलेक्ट्रोड रहता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के जो विभव में जो अंतर होता है, हम अभी जस्ट देखे हैं कि हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक हमारा कॉपर का और एक हमारा किसका होता है, हमारा जिंक का। तो 2 इलेक्ट्रोड होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के जो विभव में जो क्या होता है, अंतर होता है, विभव में जो क्या होता है, अंतर होता है, उस विभव में अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और ये जो विद्युत वाहक बल होता है अर्थात EMF है ना, को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये जो विद्युत वाहक बल होता है EMF, इसको दर्शाया किससे जाता है, इसको दर्शाया जाता है आपका E कैथोड और E एनोड से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है भाई, ये हो गया हमारा M और F, इसको हम लोग दर्शाते हैं E कैथोड जहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और E एनोड जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। तो इस प्रकार से EMF को क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो EMF क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो बोल सकते हैं विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उस सेल में जो जिंक और जो कॉपर की जो क्या होता है इलेक्ट्रोड होता है, उनके विभव में क्या होता है, अंतर होता है। तो उनका ये विभव में अंतर ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जिसको हम EMF भी कहते हैं, जिसका मान कैथोड माइनस एनोड पर निर्भर करता है। और यही उस सेल का क्या करता है, वोल्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, वोल्ट को दर्शाता है। जैसे बैटरी में वोल्ट लिखा रहता है ना, वो EMF होता है जो उस बैटरी के वोल्ट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो एक और है हमारा, उसको आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें इतना ही। अब हमको देखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक क्या होता है हमारा, श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। जैसे हम लोग देख रहे थे अभी 2 चीज़ देखे हैं हम, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, या हम ये बोल रहे थे मानक 2 प्रकार का, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका जो है ना यूज करके, यहाँ पर अपचयन जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अपचयन है ना इलेक्ट्रोड विभव, या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोल सकते हो या अपचयन विभव बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो भी अपचयन विभव होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव ना बोल के दोनों के लिए हम क्या करते हैं, केवल अपचयन विभव भी करते हैं। ठीक है, जैसे जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है उसके लिए ऑक्सीकरण विभव, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है उसके लिए अपचयन विभव करते हैं। तो यहाँ पर अभी वैकल्पिक रूप से देखा जाए तो ऑक्सीकरण विभव का यूज नहीं होता है, केवल किसका होता है, अपचयन विभव का ही यूज होता है। और इसमें अगर मानक जोड़ दिया जाए तो मानक अपचयन विभव, अगर ये मानक अपचयन विभव मतलब मात्रा के आधार पर 298 केल्विन आता है, तो यहाँ पर जो है अब जो है ऑक्सीकरण विभव का प्रयोग न हो करके केवल मानक अपचयन विभव का ही क्या करता है, प्रयोग आता है। चाहे तत्व कोई भी हो, तत्व का कुछ न कुछ क्या होता है, मानक अपचयन विभव होता है। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ग्रहण करता है उसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। और जिनका जो है आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता थोड़ा कम होता है, जैसे धातु वाले इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण करते हैं, उसको बोला जाता है कि उसका मानक अपचयन विभव
कम होता है। तो अभी के डेट में मानक अपचयन विभव ही ज़्यादा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, चाहे वो धातु के लिए हो चाहे अधातु के लिए हो। तो जो भी तत्व होता है उसका जो भी मानक अपचयन विभव होता है, उस मानक अपचयन विभव को अगर बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो व्यवस्थित करने से एक श्रेणी प्राप्त होता है, और वो जो श्रेणी होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। यही यह है आपका तत्वों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है वही विद्युत रासायनिक क्या कहलाता है, आपका श्रेणी कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तत्वों के मानक अपचयन विभव को ही क्या किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, या केवल इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव नहीं बोलते हैं, बल्कि केवल क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव ही कहा जाता है, और इसको ही मानक माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो भी पद्धति में। तो आप क्या बोल सकते हैं, जो भी तत्व होता है उसका कुछ ना कुछ तो क्या होता है, हमारा अपचयन विभव होता ही है, उनका कुछ न कुछ मानक अपचयन विभव होता है। तो जो भी तत्वों का जो मानक अपचयन विभव होता है, अगर उनको बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो एक श्रेणी क्या होता है, आपका प्राप्त होता है, एक श्रेणी बनता है। वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऑक्सीकरण अपचयन विभव नहीं होता है, बल्कि मानक अपचयन विभव को ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपका एक श्रेणी आपके बुक में दिया गया है, ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या होती है, हमारी श्रेणी है, जो आपको कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका आयरन से क्या है, हमारा स्टार्ट है, आयरन बोलता हूँ, फ्लोरीन से स्टार्ट है, और ये फ्लोरीन से धीरे धीरे कोबाल्ट H2 होते होते हुए हमारा आगे बढ़ रहा है। और ये इस प्रकार से क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, और ये ख़त्म कहाँ होता है, आपका लिथियम तक क्या होता है, आपका ख़त्म होता है। तो ये हमारा सबका मानक अपचयन विभव भी क्या किया है, यहाँ दिया गया है, ये माइनस में दिया है हमारा, है ना, माइनस में दिया है, मतलब सबका मानक अपचयन विभव क्या है, कम है ना। ये माइनस का मतलब हो रहा है सबका मानक अपचयन विभव क्या है, कम है। और जितना हमारे प्लस में दिया है, देखो ये प्लस में दिया है ना, सब प्लस वाले का मानक अपचयन विभव क्या है, हमारा ज़्यादा है, क्योंकि अधातु जो प्रकृति के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो जितना प्लस वाला है उनका मानक अपचयन विभव ज़्यादा है, और जितना माइनस वाला है उसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, हमारा कम होता है। तो इस तरीक़ा से ये आपका श्रेणी क्या कर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, बताया गया है। और यहाँ पर इस तरीक़े से आप श्रेणी को कर सकते हैं। बीच में हमारा हाइड्रोजन को रखा गया है, ये हाइड्रोजन के ऊपर की स्थिति अलग होता है, नीचे की स्थिति क्या होता है, आपका अलग होता है। तो ये जो हमारे नीचे की स्थिति की बात करें तो अलग, और ऊपर की स्थिति अलग होता है। हाइड्रोजन से नीचे वाला अलग गुण को शो करता है, ऊपर वाला जो है अलग गुण को शो करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जितना भी माइनस चार्ज दिया है, इन सब का हमारा क्या है, मानक अपचयन विभव क्या है, कम है। और जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है, मानक अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम है बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा है। तो जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, हमारा कम होता है, वो प्रबल क्या होता है, आपका अपचायक होता है, ठीक है। और जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, हमारा ये ज़्यादा होता है, मतलब ये प्रबल क्या होता है, हमारा ऑक्सीकारक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकारक गुण को क्या करता है, आपका दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से श्रेणी क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस श्रेणी के आधार पर कुछ बातें यहाँ पर क्या किया गया है, बोला गया है। क्या बोला गया है, पहला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, तथा धातुओं की सक्रियता, है ना, नीचे की ओर बढ़ती है। तो क्या बोल रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, लेकिन धातु की सक्रियता क्या होती है, आपकी धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक क्रिया घटती है, बट सक्रियता क्या होती है, आपकी बढ़ती जाती है। ये जो श्रेणी है, जब हम ऊपर से क्या करते हैं, आप नीचे आते जाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, नीचे आते हैं। तो नीचे आने से क्या होता है, ये धातु है हमारा, देखो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु हैं। तो इन धातुओं की ना रासायनिक क्रियाशीलता बोलेंगे तो कम होगा, लेकिन सक्रियता क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। ये पहली इसकी क्या होती है, आपकी विशेषता होती है, पहली विशेषता यहाँ से बताई जा सकती है। दूसरी विशेषता क्या है भाई, दूसरी विशेषता ये है कि श्रेणी में E0 मतलब ये होता है आपका विद्युत वाहक बल की ऋणात्मक मान जितना उच्च होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया उतनी ही सरलता से होती है, वह तत्व आयन उतना ही प्रबल अपचायक होती है। उदाहरण लिथियम की
विभव का उच्च ऋणात्मक मान यह दर्शाती है कि लिथियम सरलता से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, दे सकती है, अर्थात ये प्रबल अपचायक होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो मानक अपचयन विभव है ना, लिथियम का, इन सब का मानक अपचयन विभव क्या है, कम है। तो जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर सकता है। ग्रहण कम कर रहे हैं ना, अपचयन विभव कम है बोल रहे हैं, माइनस में है मतलब अपचयन विभव क्या है, कम है, और अपचयन विभव कम है मतलब वो आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और डोनेट करता है अर्थात वो प्रबल अपचायक के भांति क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। तो जितने भी हमारे क्या है, हमारे ये जो नीचे के जो तत्व दिए गए हैं, इन तत्वों के जो है मानक अपचयन विभव आपका क्या होता है, आपका चूंकि कम है, इस वजह से ये प्रबल अपचायक की स्थिति को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। और ऊपर का मानक अपचयन विभव क्या है, आपका ज़्यादा है, मतलब उसका जो है आपका अपचायक क्षमता क्या होता है, आपका कम होता है। और वही चीज़ यहाँ पर दिया है। ऊपर की बात करें, हम सबसे टॉप वाला की बात करें तो यहाँ पर जो है जितना उच्च होगा उसका आक्सीकारक क्षमता उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर देखो, अब टॉप में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखो सबका मानक अपचयन विभव क्या है, बिल्कुल जो है आपका ज़्यादा है, मानक अपचयन विभव ज़्यादा है। तो जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, आपका प्रबल आक्सीकारक होता है। और जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है, वो क्या होता है, आपका प्रबल अपचायक होता है। ये 3 पॉइंट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, श्रेणी में, किसमें भाई, श्रेणी में पहले आने वाले धातु बाद में आने वाले धातु को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, अर्थात उच्च इलेक्ट्रोड विभव वाले तत्व निम्न इलेक्ट्रोड विभव वाले तत्वों से क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। मतलब श्रेणी में पहले आने वाले धातु बाद में आने वाले धातुओं को उनके लवण से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। कहने का मतलब ये है कि ये देखो, हमारा बात करेंगे तो ये सब हमारे क्या होते हैं, जैसे सोना है, यहाँ पर क्या है, हमारा सोना है, ये सोना हो गया, उसके अलावा हमारा क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कापर हो गया, ये हमारे क्या कर रहे हैं, अब इसका जो है मानक अपचयन विभव जो है ज़्यादा है और ये पहले आ रहा है। तो ये पहले आने वाले जो तत्व होते हैं, मतलब जितने भी पहले आ रही जो क्या होती है, हमारी जो धातु हैं, वो धातु बाद में आने वाले धातु, ये सब भी क्या है, हमारे धातु हैं। तो जो पहले श्रेणी में जो पहले आते हैं वे धातु बाद में आने वाले जो धातु होते हैं उनको उनके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा एल्युमिनियम होता है, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो ये जो एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम किसके द्वारा विस्थापित हो जाता है, ये हमारे पहले जो भी धातु आता है उनके द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। यही चीज़ आपको क्या किया है, यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है भाई, कि श्रेणी में पहले आने वाले धातुएं जो होती हैं, श्रेणी में जो शुरू में आते हैं वे धातुएं, है ना, बाद में आने वाली जो धातु होती है उनको उनके लवण से क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती हैं। ये आपको दिया गया है। फिर अगर हम देखें 5वां पॉइंट, तो 5वां पॉइंट में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचायक को हाइड्रोजन गैस से ऊपर रखा गया है और हाइड्रोजन गैस से दुर्बल अपचायक को हाइड्रोजन गैस के क्या रखा गया है, नीचे रखा गया है। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के आपका ये जो है, अभी नीचे की बात करें, ये हमारा क्या होता है, हमारा ये प्रबल अपचायक। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन के जितने नीचे, मतलब Pb, Sn, निकिल, आयरन, क्रोमियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रबल क्या होते हैं, अपचायक होते हैं। तो इनको क्या रखा गया है, उनके ऊपर रखा गया है। मतलब ऐसे देखेंगे तो नीचे लग रहा है, ठीक है, बट अगर पढ़ाई के हिसाब से करेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा ऊपर रखा गया है। यही चीज़ रखा गया है ना, कि हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचायकों को हाइड्रोजन गैस से क्या रखा गया है, ऊपर, और हाइड्रोजन गैस से दुर्बल अपचायक को क्या रखा गया है, हाइड्रोजन गैस से नीचे रखा गया है। मतलब हम यहाँ पर अगर हम जस्ट देखें, यहाँ पर जस्ट देखें तो हाइड्रोजन से जितना आपको ये दिख रहा है, नीचे दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे प्रबल अपचायक है, जिसे हाइड्रोजन गैस से क्या रखा है, इसके अनुसार देखेंगे तो नीचे है। और ये हमारे जितने भी क्या हैं, इसके ऊपर हैं, ये क्या होते हैं, हमारे दुर्बल अपचायक को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर ये जितना दिख रहा है, ये दुर्बल क्या है, हम अच्छा अपचायक है, और इधर जितना हाइड्रोजन गैस से नीचे दिख रहा है वो प्रबल क्या करता है, अपचायक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये दिया गया है हमारा। आगे दिया है, श्रेणी में उपस्थित कोई भी धातु बाद में आने वाले सभी धातुओं के आयन को धातु में अपचयित कर देता है तथा कोई भी आयन अपने से ऊपर स्थित धातुओं को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। तो श्रेणी में उपस्थित कोई भी धातु
बाद में आने वाली धातुओं को उसके आयन से जो है अपचयित कर देता है। तो ऊपर में देख लिए, हाइड्रोजन से पहले आने वाले तत्व है ना, हाइड्रोजन से पहले आने वाले तत्व धातु अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, अर्थात जिन तत्वों का या धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाइड्रोजन से क्या होता है हमारा, कम होता है, वे अम्ल से H2 को विस्थापित करते हैं। क्या बोल रहा है, जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से क्या होता है हमारा, कम होता है, वे अम्लों में से किसको, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव से जिन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कम होता है। तो किसका कम है भाई, यहाँ से आप देख रहे हैं हमारा हाइड्रोजन अभी क्या है, 0 है, ये सब माइनस में है, मतलब इनका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ज़्यादा है, और इधर हमारा सबका इलेक्ट्रोड विभव क्या है हमारा, ऊपर से ये नीचे वाला का इलेक्ट्रोड विभव सबका क्या है हमारा, ज़्यादा है। तो ये जितने भी हमारे हाइड्रोजन से ज़्यादा, हाइड्रोजन से हमारे जो कम हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव वाले जो धातु होते हैं, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को उसके विलयन से क्या कर सकते हैं, आपके विस्थापित कर सकते हैं। यही दिया है। तो हाइड्रोजन से पहले आने वाले तत्व, या ये बोल सकते हैं धातु का इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से अगर कम होता है तो वे अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाले आने वाले जितने भी तत्व हैं वो किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरीक़े से विशेषता लिख सकते हैं। श्रेणी में धन आयन की अक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और अपचायक क्षमता क्या होता है हमारा, मतलब ऊपर से नीचे आने पर अक्सीकारक क्षमता कम होगा, अपचायक क्षमता क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो ऊपर से आप नीचे आएंगे, ऊपर से क्या करेंगे, नीचे आएंगे, तो आप देख रहे हैं आपका अपचायक क्षमता क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है। और ऊपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ता है, आक्सीकारक क्षमता क्या होता है हमारा, कम होता है। इसको आप क्या करेंगे, याद में रखेंगे। तो इस प्रकार से 4-5 आप विशेषता क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, कुछ अनुप्रयोग है, बट अनुप्रयोग उतना वो नहीं है। जैसे आपका अनुप्रयोग में अक्सीकारक और अपचायक का अनुमान दिया गया है, उसके अलावा कैथोड और एनोड का अनुमान दिया है, विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट दिया गया है, तो वो उतना खास नहीं है। तो फिलहाल ये लेसन यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इस लेसन में इतना ही है और कुछ नहीं। भी आगे फिर आने वाले लेसन में हम लोग जो है फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं।